अस्सलाम वालेकुम। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज 111 सेक्शन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। लीज का तयन करना, लीज का अज़म करना। तो इस सेक्शन में कहते हैं, ए में कहते हैं बाई एफेक्सल ऑफ द टाइम लिमिट देयर फोर के जहाँ पर वक़्त जो महदूद है जिसका जो है एग्रीमेंट हुआ था उसका ख़ात्मा या लिमिटेड जो महदूद था उसके मतलब कहता है वेयर सच टाइम इज़ लिमिटेड कंडीशनली ऑन दी हैपनिंग। कहता है कि जहाँ पर कोई टाइम लिमिटेड हो और वो कंडीशनल हो कि कोई हैपनिंग, कोई वाक़या का पेश हो जाना, वाक़या का पेश हो जाना या कोई इस किस्म के हालात या इस किस्म का वक़ूआ हो जाना कि बाई हैपनिंग ऑफ सच इवेंट के उस इवेंट की वजह से और उस जो है वक़ूए की वजह से कोई चीज़ का रूप पज़ीर होना। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द लूज़र इन प्रॉपर्टी टर्मिनेट ऑन। कहता है कि जहाँ का उसका लूज़र का जो दिलचस्पी या उसका मफाद का इमूवल प्रॉपर्टी में ख़त्म हो जाना और हिज पावर टू डिस्पोज ऑफ द सेम एक्सटेंड कि या उसकी पावर का कोई एक्सटेंड हो जाना या उसमें कोई किसी किस्म की कोई तोसी हो जाना या टू हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट या किसी ऐसे वक़ूए का रूप ज़रूर हो जाना बाई हैपनिंग ऑफ सच इवेंट के जो उस वाक़या की वजह से हुआ हो। यानी एक आदमी लूज़र और लेज़ी में से किसी का कोई इंतकाल हो जाता, कोई फौत हो जाता है, लेज़ी फौत हो जाता है तो वो उसमें ये एक वाक़या जो है ये रूनमा हो गया, एक जो है हैपनिंग हो गई। तो इसकी रूह से फिर जहाँ जो है लेज़ी जो है उसके साथ ही उसका मुआहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहता है इन दी केस इंटरेस्ट ऑफ दी लेज़ी, कहता है कि अगर कोई ऐसा इन मैटर ऑफ लीजी एंड द लूज़र कि इस मामले में या किसी कोई ज़ाती इस्तेमाल में दोनों में मफाद में इन दी होल ऑफ प्रॉपर्टी के तमाम प्रॉपर्टी बिकम वेस्टेड कि दोनों का वेस्टेड मीन ज़ाती मफाद, दोनों का ज़ाती मफाद है एंड द सेम टाइम इन वन पर्सन इन सेम राइट कि अगर वो एक आदमी के पास होगी तो उसके वही इख्तियारात हासिल होंगे जो उसको एज ए लेज़ी और लेज़र हासिल होंगे। फिर कहता है बाई एक्सप्रेस सिलेंडर, एक्सप्रेस सिलेंडर डायरेक्ट, यानी यू हैव सीन इन ग्रामर, यू हैव रीड योर एग्जाम द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट and also in the evidence act you have read the primary evidence and secondary evidence। तो इसमें यही है कि जब वो एक्सप्रेस सरेंडर डायरेक्ट तौर पर वो सरेंडर करेगा, हथियार डाल देगा। एक लफ्ज़ ये है सरेंडर, हथियार डाल देना, ठीक है, और जो है एक किस्म की हार मान लेना। एक होता है सिलेंडर जो ज़बानी तौर पर को बात करता है, अगर किसी को बुरा भला कहता है या अच्छा कहता है तो उसको, तो फिर एक वर्बल होता है जो रिटन होता है, ये लॉ ऑफ टाट में आपने पढ़ा होगा। तो इन दी सेंट तो एक्सप्रेस सिलेंडर तो वो अपने आप को सिलेंडर करता है, हथियार डाल देते हैं। इट टू से तो वो कहता है इन दी लेज़ी योल्ड्स अप कि वो इसकी पैदावार को इंटरेस्ट अंडर दी लीज कि इसकी पैदावार को या इसके मुनाफे को लीजी कहता है अप हिज इंटरेस्ट अंडर दी लीज कि वो इसको अपनी पैदावार को जो है अपनी मफाद को जो है टू दी लूज़र बाई ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन देम कि वो उसको मफाद को
दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो इन दी एब्सेंट ऑफ इन दी प्रेजेंट ऑफ एग्रीमेंट की रूह से वो दोनों को वो हक हासिल होंगे। दी बाई इम्प्लाइड सिलेंडर, ऊपर था एक्सप्रेस सिलेंडर यानी डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट कि अगर कोई आदमी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी को लीज पर देता है तो वही लीजी जो है आगे जो है वो पैसे लेकर जो है वो एक दूसरे आदमी को आगे जो है थर्ड पार्टी को वो है उसके दे देता है, लीज पर देता है और वो उसमें बना फैक्ट्री बना लेता है। तो फैक्ट्री ओनर जो है उसको ये होगा कि वो बीच में से जो है वो चला जाएगा और उसके जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे या जितनी भी उसकी वो जो है किससे प्रीमियर जो है वो लूज़र को अदा करने का पाबंद होगा। तो फिर आगे एक लफ्ज़ आता है जी बाई 4 फीट, कहता है वो उसको ज़ब्त कर सकता है टू से कि किस तरह इन द केस ब्रेक एन express condition which provide on the breach therefore the loser may be re-enter। कहता है कि कुछ ऐसी शराइत होंगी लीजी की कि वो ऐसी कंडीशन होगी कि जो दरमियान में विच प्रोवाइड ऑन बीच जो उसमें ट्रस्ट जो है जो उसको शो करता है ऑफ द लूज़र मे री एंटर कि वो जो है लीज़र जो है वो दोबारा उसमें एंटर हो सकता है। और इन द केस लीजी renews his character such by setting a title on third person claiming to himself। तो इसमें मैंने बता दिया कि वो किसी किस्म की चीज़ को कोई ज़ब्त नहीं कर सका, ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं कर सकेगा, जबकि एक तीसरा थर्ड आदमी है वो उसको जो है वही राइट और हकूक़ जो उसको हासिल होंगे और वही उन शराइत और कंडीशन पर जो है वो लूज़र को वो चीज़ पे करता रहेगा। अगर वो फिर आगे जाकर कहते हैं थर्ड द लीजी इज एजुडिकेट इंसॉल्वेंट एंड द लीजी प्रोवाइड दैट लूज़र मे री एंटर ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। कहता है कि अगर कोई आदमी कोई पागल हो जाता है, नादहिंदा हो जाता है तो लूज़र जो है ये दोबारा उसमें एंटर होना चाहता है, मे एंटर ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट कि उसके पागलपन या बेवकूफ़ी की वजह से तो वो उसमें अगर ऐसे सच हैपन जो कि कंट्रैक्ट में नहीं लिखे होते हो वाक़या रूप ज़रूर हो जाते हैं तो उनकी रूह से वो फिर उसको जो है इन हालात में ही है क्योंकि स्पेशल इवेंट होगा तो इन हालात में वो जो है लूज़र जो है आर हिज लूज़र खुद या उसका कोई ट्रांसफ़र ही होगा तो वो रिटर्न नोट्स देगा क्या हिज इंटेंशन टू डिटरमाइन दी लीज़ कि वो उसका लीज़ का किस तरह से तयन करना है वो नोटिस रिटर्न होगा और उस नोटिस की रूह से फिर जो है वो उसका जवाब देगा और उसमें जो है वो उनके दरमियान जो है कोई ना कोई जो को बात तय हो जाएगी। तो एच इन द एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस टू डिटरमाइन द लीज़ का जब वो नोटिस की एक्सपायरी हो जाएगी तो फिर वो लीज़ का तयन करेंगे। और कोएट तो फिर कहता है कि उसको किसी किस्म की ये इजाज़त नहीं होगी कि वो उसकी प्रॉपर्टी पर ठीक है कोई किस्म का कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा या उसमें कोई रुकावट का बायस बन सके। द प्रॉपर्टी लीज गिवन बाय वन पार्टी टू दी अदर कि एक पार्टी जब कोई दूसरी पार्टी को वो उसका जो है कब्ज़ा देगा या उसमें मफाद हासिल करेगा। तो इस दिस इज़ द प्योर द लेसन यू गिव ए मीनिंग ऑफ दी वो किस तरह से जो है वो डिटर्मिनेशन लीज़ का करता है। उसमें हालात वाक़यात भी बताते हैं, अच्छे दिन भी आ जाते हैं, बुरे भी आ जाते हैं। उसमें कोई आदमी का जो है वो किसी तरीके से इंतकाल हो जाता है या वो पागल हो जाता है तो उन सूरतों में वो कहेगा स्पेशल हैपनिंग कि जब कोई ऐसी ख़ास वाक़या हो जाता है जी। एंड द सेक्शन
वेवर ऑफ द फोरफीट, वो कहता है वेवर जहाँ पर हक इस्तेमाल करता है, छोड़ता है, ज़ब्त करता है, तावान, ठीक है, या दस्तबरदारी, तो ये तमाम लफ्ज़ जो हैं ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर वो कहता है फोरफीट अंडर सेक्शन 111 क्लास जी इज़ वेव्ड बी एक्सेप्टेंस, कि वो कुछ ना कुछ वेव्ड हक इस्तेमाल करता है, ठीक है, दस्तबरदारी करता है। किस हालत में? कि जब कोई आदमी बाई एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट, के जो रेंट को एक्सेप्ट करता है, हैज़ बिकम ड्यू सिंस दी फोरफीट, के जो ज़ब्त होने वाला है या जिसके बाद उसका हक फायक हो जाएगा, तो इन दीज रिस्पेक्ट उससे पहले वो कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। फ़र्ज़ किया डिस्ट्रेस फॉर सच रेंट, कि उसके बदले कुछ चीज़ जो है वो हासिल कर लेता है, यानी ज़ब्त होने के से पहले या मुआहदा ख़त्म होने से पहले, तो वो उससे कुछ रकम, फ़र्ज़ किया कि उसका एक मकान है तो 2 महीने का किराया उसने नहीं दिया, तो वो उसके बदले उसको कोई चीज़ दे देगा, कोई गाय दे देगा, कोई भैंस दे देगा, कोई घोड़ा दे देगा, ताकि वो डिफ़ाल्टर ना हो, फोरफीट ना हो। उससे बचने के लिए वो शो कराएगा टू ट्रीट लीज एंड सबलेट, और वो सबलेट यानी जुज़वी तौर पर फिर उस पर जो है वो एक्सेप्ट करेगा लूज़र, ठीक है। तो जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो किसी तरह से उस प्रॉपर्टी को फोरफीट नहीं कर सकता। तो इन दीज रिस्पेक्ट इसमें यही है कि जब कोई किसी को कोई वेव करता है, हक इस्तेमाल कर रहा है, फोरफीट करता है, ज़ब्त करता है, तो इन हालात में वो ज़ब्त नहीं कर सकेगा। वेवर ऑफ नोटिस टू क्वाइट, वो कहता है कि इसमें जो है छोड़ने का, दस्तबरदार होने का, ठीक है, पहले नोटिस दिया जाएगा। वो कहता है कि अगर कोई चीज़ उसने छोड़नी है या किसी तरीके से वो उसको पूरा नहीं कर सकता, तो वो भी सेक्शन 111 क्लास एच इज़ वेव्ड, वो इस्तेमाल करता है विद द एक्सप्रेस ऑफ और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द पर्सन। तो वो उसको अब जो है वो इम्प्लाइड कंसेंट, कि वो जो है सेकेंडरी जो है एक्सप्रेस के तौर पर जो है उसको इस्तेमाल करेगा। द पर्सन हु इमिटेट्स गिवन, जो कि उसको वो देगा। यानी मैंने पहले बताया है कि अगर लूज़र जो है वो लीजी को ज़मीन देता है और लीजी जो है आगे किसी को जो है फैक्ट्री तमीर करने की इजाज़त देता है, तो वो कहता है कि उसका पार्ट कंसेंट ऑफ पर्सन हु इट गिवन, जो उसको इख्तियार देगा, बाई एनी एक्ट टू ए पार्ट ऑफ द पर्सन गिविंग इट शोइंग इंटेंशन टू ट्रीट द लीज एज सबलेट, कि उसने वो जगह जो है सबलेट की है, जुज़वी तौर पर दूसरे को दी है जी। तो इन दीज रिस्पेक्ट द लीजर गिव बी द लीज नोटिस, वो कहता है कि इसमें नोटिस जो है छोड़ने का, उसको जो है दस्तबरदारी का नोटिस मस्ट बी गिवन इन ऑल रिस्पेक्ट, ताकि उसकी तामील हो जाए और दोनों पार्टियां अपनी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो जो है लीज को आगे बढ़ा सकें। और वो किसी तरीके से ऐसा ना हो, अगर वो 2 माह का किराया नहीं देता, अगर वो आगे चल कर आएगा, वो बताएगा कि जब वो फिर कोर्ट में केस करेगा एडजस्टमेंट का, बेदखली का, तो फिर उसको तमाम वो अखराजात जो उसके केस पर हैं उस किराए के अलावा भी उसको देने पड़ेंगे जी। रिलीफ अगेंस्ट फोरफीट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, यही है वो कि वेयर रिलीज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ डिटर्मिनेशन बाई ए फोरफीट नॉन ऑफ रेंट,
कि जब वो ज़ब्त कर ली जाती है, उसका तयन हो जाता है, ज़ब्त कर ली जाती है, एंड द लूज़र यूज टू एजेक्ट द लेज़ी, तो वो लेज़ी को जो है वो एजेक्ट करना चाहता, बेदखल करना चाहता है, एट द हियरिंग ऑफ द सूट, कि जैसे मैंने आपकी खिदमत में पहले बताया कि वो सूट करेगा अदालत में फॉर पेज रेंडर्स, और वो उसकी रकम की अदायगी करेगा और एरियर्स की भी, दी इंटरेस्ट देर इन फुल कास्ट ऑफ सूट, जी उसको पूरी जो है वो उसकी फ़ीस जो उस पर वो कास्ट आई है, वकील साहब की फ़ीस, काउंसल की फ़ीस और कोर्ट फ़ीस, और जो उस पर अखराजात आए होंगे वो पूरा अदा करने का लेज़ी पाबंद होगा, बिकॉज दी उसकी मुद्दत पूरी हो गई है। तो टर्मिनेशन डिटरमिनेंट ऑफ द लीज, तो फिर इसमें वो दोबारा किस तरह इंटर होगा, वो कहता है कोर्ट थिंक्स फिट फॉर द मेकिंग सच पेमेंट विद इन 15 डेज, अदालत ये देखेगी कि वो 15 दिन के अंदर जो है अदालत में पैसे जमा कराता है। द कोर्ट में इन ल्यू ऑफ द मेकिंग ए डिग्री फॉर द एजेक्टमेंट, तो अदालत एजेक्टमेंट की बेदखली की जो है डिग्री सादर करेगी। पास एंड ऑर्डर रिलीविंग द लीजी अगेन द फोरफीट के, और उसको जो है एजेक्टमेंट के बाद जब डिग्री होगी तो ऑर्डर पास किया जाएगा, रिवीलिंग दी लीजी अगेंस्ट दी, तो फिर लेज़ी के ख़िलाफ़ जो है जो प्रॉपर्टी है वो ज़ब्त कर ली जाएगी। एंड देयर द लीजी शैल होल्ड द प्रॉपर्टी लीज्ड इफ़ दी फोरफीट हैज़ नॉट ऑकर्ड, तो फिर वो उसको जो ज़ब्त की हुई प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर सकेगा। तो उसमें सीधी सी बात है कि वो रेंट कंट्रोलर या रेंट आजकल ट्रिब्यूनल हो गया है, उससे डिग्री लेने के बाद अगर वो कोर्ट में चला गया तो फिर उसको तमाम वाजिबात अदा करने के पड़ेंगे, वरना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको कुछ ना कुछ डिस्टेंस कुछ ना कुछ दे के तो उसमें दोबारा री एंटर हो सकता है। रिलीफ अगेंस्ट फोरफीट इन सर्टन अदर केसेस, कहता है कि ये दूसरे किस्म बाज़ दीगर जो मुकदमात होते हैं तो उसकी जब मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो जहाँ एक गैर मनकूला जायदाद जो है उसकी लीज़ की खिलाफ वर्जी करता है और उसका तयन किया गया कि एक्सप्रेस शर्त जो है फराहम करती है इसकी खिलाफ वर्जी पर वो शख्स, ठीक है, तो वो कहता है कि किसी न किसी तरीके से जो कोई भी रिलीफ वेर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेट बाई फोरफीट फॉर ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, कि कहता है कि वो उसका तयन होगा फोरफीट के वो ज़ब्त जो है होने से पहले एन एक्सप्रेस विच प्रोवाइडेड ऑन ब्रीच देयर फोर लूज़र में एंटर, कि जो है वो दोबारा जो है लूज़र जो है मालिक जो है वो दोबारा एंटर हो सकता है, ठीक है। तो नो सूट और एग्जेंटमेंट शैल बी अनलेस अंटिल द लूज़र हैज सर्व्ड द नोटिस इन दी, वो कहता है कि वो लूज़र जो वो है वो अपनी दोबारा एंटर हो सकता है। फिर कहता है नो सूट फॉर एग्जेंटमेंट शैल इन अनलेस अंटिल लूज़र सर्व्ड ए नोटिस इन दी रिटर्न, जब तक वो जो है लूज़र जो है मालिक लेज़ी को रिटर्न जो है नोटिस नहीं भेजेगा उस तक वो एडजस्टमेंट का नो सूट फॉर एडजस्टमेंट शैल लाई, तो नोटिस वो सूट जो है वो लाई नहीं करेगा। तो इन दीज रिस्पेक्ट फिर वो कहता है स्पेसिफिंग द पार्टिकुलर कंप्लेंट हो इफ़ द ब्रीच इज़ कैपेबल ऑफ द रेमेडी रिक्वायरिंग द लेज़ी टू दी रेमेडी, ब्रीच के बदले लेज़ी जो है अपना रेमेडी हासिल करना चाहता तो ही कैन डू इन आवर रिस्पेक्ट, तो वो कर सकता है। तो इसमें आगे आ गया जनाब सेक्शन 115, इसमें कहता है इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फोरफीट ऑन दी अंडर लीज, कहता है अंडर लीज पर हथियार डालना और ज़बरदस्ती लेने का असर गैर मनकूला जायदाद के बाद हथियार डालना ज़ाहिर करना या तकवीयत देने से
कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे किसी किस्म का कोई एक दूसरे को जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो और नुकसान हो। फिर वो आगे कहता है कि जब द सिलेंडर एक्सप्रेस ऑफ आर इम्प्लाइड, जब कहता है कि डायरेक्ट जब वो सिलेंडर करता है आर इम्प्लाइड, या वो दूसरे खाते में, या जिस तरह सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट प्रोड्यूस अंडर लीज ऑफ प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ देयर फॉर प्रीवियसली ग्रांटेड बाय द लेसी, कि वो जो प्रीवियस उसमें जो है प्रीवियस ग्रांटेड बाय द लेसी, कहता है कि कोई इस किस्म की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी इम्प्लाइड, वो दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लीजर से एक लेजी जो है जगह लेता है तो उसकी जो है वो अमाउंट अदा करता है, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद किसी और लोग दूसरे आदमी को वो प्रॉपर्टी लीज पर दे देता है। तो वो उसमें कहता है कि डज नॉट प्रोड्यूस एंड अंडर लीज, तो उसमें लीज के मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दी प्रॉपर्टी एनी पार्ट प्रीवियस ग्रांटेड बाय लेजी को, जो लेजी को जो है वो इन टर्म एंड कंडीशन पर जो उनके दरमियान है उसको मिली है, और टर्म्स एंड कंडीशन सब्सटेंटली जो उससे पहले से तय कोई शर्त आता है उसके तहत मिली है, दी सेम एक्सेप्ट एंड रिगार्ड अमाउंट और रेंट, उसको नकदी की शक्ल में उसने दी है और किराए की शक्ल में, दोज ऑफ द ओरिजिनल लीज, कहता है कि दोनों ही जो हैं वो असली जो है वो लीज समझे जाएंगे। फिर कहता है बट अनलेस दी सिलेंडर इज मेड फॉर दी पर्पस ऑफ ओबिटेनिंग न्यू लीज, कि अगर वो सिलेंडर करता है कि नए मुआहदे करने के मतलब या नवा मुआहदा करना चाहता है, दी रेंट पेएबल, फिर कहता है वो तो रेंट देगा, एंड कंट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन दी अंडर लीज शैल बी रेस्पेक्टफुली पे टू दी अनदर इन्फोर्समेंट बाय द लूजर, के उसको फिर जो है ये रेस्पेक्टफुली पे उसको पे करना पड़ेगा एंड अनफोर्सिबली बाय द लूजर को। तो यही जो चीज़ है, यही अगर जाकर फिर कहता है फोरफीट ऑफ सच लीज एनिमल एंड सच अंडर लीज एक्सेप्ट सच फोरफीट हैज़ बिन प्रेस्ड ऑन द लूजर ऑन फ्रॉड, कहता है ये किसी किस्म का अगर ये आदमी लूज़र जो है ये फ्रॉड करता है या उसके इल्म में नहीं है, तो फिर भी उसके इल्म में होने चाहिए कि जब ये कागजात दस्तावेज तैयार करेंगे तो वो अपनी मलकियत के करेंगे। अगर उसने फ्रॉड किया है या किसी और किस्म की जो है उसने आयानत की है, दगा किया है, तो फिर वो कहता है कंटिन्यू इन दी पोजेशन एंड द लीज इज एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इन कंट्रेरी रिन्यू फ्रॉम ईयर टू ईयर फ्रॉम मंथ टू मंथ। तो ये तो 16 आ गया। वो कहता है कि फोरफीट एज ए प्रोक्योर्ड लूज इन द फ्रॉड अंडर लीज एंड रिलीफ अगेंस्ट द फोरफीट इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन के, जो उसने जो है उसने फ्रॉड के ज़रिए जो है उसने कोई बेनिफिट हासिल किया हुआ है, अगेन दी फोरफीट इज़ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 114, तो वो 114 अंडर सेक्शन जो है उसके तहत ही ये लागू होगा। तो इन दीज रिस्पेक्ट सेक्शन 115 हैड बीन कंप्लीट एंड आल्सो इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। तो इस तरह से कल जो है सेक्शन 116 जो है ये पढ़ा जाएगा। तो इन दीज रिस्पेक्ट इफ़ यू वांट टू एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ गिव मी, बट दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट important point that the attendance will be only be presentation on those student has present in the classroom, and those are listening the lecture in carefully. Please
मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो है अटेंडेंस जो है इसको जो है परफेक्ट बनाएं, ताकि आपकी जो है ये अटेंडेंस हार्ड ना हो, और लेक्चर भी केयरफुली सुने। प्लीज़ पुट एनी क्वेश्चन।